नमस्कार। आज मैं सपा के कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है कन्नौज के मुद्दे पे। तो आइए सीधा कनेक्ट करते हैं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को और सुनेंगे कि वो किस तरीके का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप पर प्रत्यारोप लगाते हैं सरकार के ऊपर। जिस तरीके से कन्नौज में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद आइए अखिलेश यादव जी को सुनते हैं। फोटोग्राफर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, साथ में जो बाहर से साथी लोग आए हैं, समाजवादी सिपाही आए हैं। इसमें मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, राजेंद्र चौधरी जी, नंदा जी, हमारे गुरु जी उदय प्रताप सिंह जी और तमाम सारे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है और युवाओं के बारे में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय देश फेस कर रहा है। जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह के सुसाइड्स हो रहे हैं, जिस तरीके की अवसाद डिप्रेशन में जा रहा है इस देश का यूथ, ऐसे में विवेकानंद जी की जयंती पर, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है, हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम सब आज ही नहीं इकट्ठा हुए हैं, पहली बार नहीं इकट्ठा हुए हैं। 12 जनवरी विवेकानंद जयंती पर हर साल समाजवादी पार्टी की ओर से एक कैलेंडर लॉन्च होता है, लेकिन ये कैलेंडर सिर्फ एक नॉर्मल कैलेंडर नहीं होता है जिसमें डेट्स होती हैं। एक किस्म का प्लानर होता है, एक किस्म का विजन होता है और आप सब इसके गवाह रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। खुशी की बात यह है कि ये वो दौर है। आप हमारे बीच में, हम लोग तमाम लोग जो पार्टी के हमदर्द हैं, हमने देखा कि पिछले चुनाव में जब कैलेंडर जनवरी में लॉन्च हुआ था और जनवरी में ही कैलेंडर में 4-5 जगहों पे सीधा सीधा जो स्टेटमेंट आया था कि संविधान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि पूरे देश में कोई नोटिस नहीं कर रहा था कि ये मुद्दा बनने जा रहा है। पिछले साल का कैलेंडर जिनके पास है आप देख सकते हैं। जनवरी में इसकी सुगबुगाहट भी नहीं थी और एजेंडा कुछ और हो रहा था। 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास, वो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। पूरा देश एक तरफ जा रहा था, लेकिन कैलेंडर में दर्ज था कि इस देश की आम आवाम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट है और संविधान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और लोकसभा चुनावों ने इस हमारे अखिलेश यादव के विजन को सही साबित किया था और उसके बाद से ही तमाम सरकारों की बेचैनी बढ़ चुकी है। इसके पहले उस घटना के बाद एक बहुत विपक्षियों ने एक पूरा तैयारी करी और जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिलाओं की और वर्किंग क्लास की जो यूनिटी स्टैब्लिश हो रही थी, उसको डैमेज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अपार पैसा इस्तेमाल हो रहा है और ताकत इस्तेमाल हो रही है, जिसके लिए इस देश को अगर दोबारा इस देश की आवाम को तोड़ना भी पड़े तो कोई चिंता नहीं है। अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले इसी जनवरी में सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन होता है और उस पर एक झूठा एलिगेशन लगाया गया कि अखिलेश जी ने उनको भूल गए, जबकि 2023 के कैलेंडर में वो भी यहाँ पे मौजूद है। पहले पेज पर जनवरी में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की तस्वीरों के साथ दर्ज था और अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया था। तो ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण दिन पर आज भी विवेकानंद जी जिस तरीके से उनको याद किया जाना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि हम सब एक बराबरी की दुनिया की ओर आगे बढ़ें। विवेकानंद के कोट के साथ 12 जनवरी को हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए, सिर्फ उनके कपड़ों के रंग को नहीं बल्कि उनके विचार, उनकी जीवन शैली और उनके विचारों के साथ इस कैलेंडर को लॉन्च करेंगे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनके पहला कोट इसमें लिखा है कैलेंडर में, राष्ट्र का गौरव महलों में सुरक्षित नहीं रह सकता, हमें झोपड़ियों की दशा भी सुधारनी होगी। यदि गरीबों एवं शूद्रों को दीनहीन ही रखा गया तो देश और समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये बात विवेकानंद जी ने कही थी, जो अपने आप को समाजवादी भी कहते थे। और इसी के साथ इसी जनवरी में सुभाष चंद्र बोस को भी याद करने की जरूरत है और उनका लिखा हुआ कोट है कि सच्चे समाजवादी को साम्राज्यवादी विरोधी भूमिका निभानी होगी। देश में समाजवाद की स्थापना करना अगला दायित्व होगा। तो आज तमाम पुरखे हमारे जो संत परंपरा से आते हैं, जो तमाम फ्रीडम स्ट्रगल से निकल के आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रही हो, बिस्मिल अशफाक से लेकर भगत सिंह की परंपरा रही हो, उन सबको समेटे हुए विवेकानंद जयंती पर हम इस कैलेंडर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्फत आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं। बस इससे ज्यादा बातें अभी नहीं कहेंगे। इस कैलेंडर में तमाम लोग शामिल रहते हैं। हिमांशु जैसे रिसर्च स्कॉलर हैं, विपिन हैं, पीयूष हैं, ये लोग मेहनत करते हैं और हम
आपसे फीडबैक चाहते हैं ताकि हम इस समाज को सही दिशा देने में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। ये मीडिया के लोग भी हमें आगे सजेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे जनता के बीच में काम कर रहे हैं वो भी करेंगे। और उम्मीद है कि इसमें लिखी जो अखिलेश जी जो बातें रखते हैं, जिस तरह के समझाते हैं, उसी विजन के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश में एक बेहतर माहौल बनाने की ओर आगे बढ़ सकेंगे। जिस तरीके से नफरत हावी हो रही है, जिस तरह से पीस खत्म हो रही है, उसको लेकर कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा और शायद इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं और सभी की ओर से मैं आशीष से रिक्वेस्ट करता हूं एक सॉन्ग चला दें और हम लोग उसके पहले विवेकानंद जी को एक नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि उनकी लेखकी क्षमता से, उनके भाषणों से हम सबको आगे की दिशा मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कैलेंडर लॉन्च करते हैं, फिर गुरुजी अपनी बात रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का कैलेंडर भी दिखाया और स्वामी विवेकानंद को भी याद किया और यूपी के डेवलपमेंट में आके किस तरीके से समाजवादी पार्टी उतरेगी इसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा बखूबी किया और समाजवादी सॉन्ग का भी इन्होंने इनॉग्रेट किया। इस सॉन्ग में बेसिकली यूपी डेवलपमेंट, यूपी को हम कैसे सुधारेंगे, समाजवादी पार्टी आएगी, इस तरीके का सारा स्लोगन चला। क्योंकि कॉपीराइट के क्लेम की वजह से TI News 18 उस सॉन्ग को नहीं सुना पा रहा है। हम आगे चलते हैं। इसके बाद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और कन्नौज के जो सांसद हैं उनको सुनेंगे कि किस तरीके से उनके विचार हैं। उनकी प्रेरणा रहती है, मैं चाहता हूं वो इस पर अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है और यूथ डे के नाम से पूरे दुनिया में मनाया जाता है और उसकी सबको बधाई देता हूं। और दूसरी बधाई मैं दीपक कबीर जी को और उनकी पूरी टीम को देता हूं, जो हर साल नेताजी के नाम पर ये कैलेंडर प्रकाशित करते हैं। ये कैलेंडर अपने आप में एक बड़ा एक नया विचार है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी महीने में जो महापुरुष हुए हैं, जो समाजवादी थे या जो आम आदमी की सोचते थे, उनकी बारे में उस बताया जाता है। मैं समझता हूं कि विवेकानंद जी, एक जगह रोला ने जो विवेकानंद जी पर किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ही वॉज द ग्रेट टीचर ऑफ इंडिया। टीचर तो वो कभी रहे नहीं, लेकिन टीचर से हूं मतलब था कि उन्होंने जो उपदेश दिए, जो देश के लिए संदेश भेजे, अगर उन पर चला जाता तो ये देश बहुत तरक्की कर जाता। बहुत पहले उन्होंने अपने आप को वो समाजवादी कहते थे। समाजवादी का अर्थ उस वक्त तो समाजवादी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी तो 1948 में नाम से आए, लेकिन भगत सिंह भी अपने को समाजवादी कहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने को समाजवादी कहते थे। विवेकानंद जी अपने समाजवाद का अर्थ क्या है कि जो समाज में जो प्रगति होती है, जो सत्ता है, जो संपत्ति है, जो सम्मान है, उसका बंटवारा बराबर जहां तक हो सके हो, यही कहता है। ये विवेकानंद जी ने कहा। अब विवेकानंद जी ने तब कहा था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, जो वंचित लोग हैं, इनको इनके अधिकार वापस कर दो, वरना ये अपने जबरदस्ती छीनेंगे, तब बड़े लोगों को तकलीफ होगी। अब जब हमने, अखिलेश जी के विजन ये है कि हमने जो PDA बनाया उसमें हम सब जितने भी सवर्ण लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। आदर ऐसी चीज नहीं है कि उनको दे दिया तो अब बाकी के लिए नहीं बचा, लेकिन जिनको सम्मान नहीं मिला है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इसमें उनका बड़े लोगों का कोई असम्मान नहीं है। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि संविधान सभा में कितने लोग पिछड़े थे, कितने लोग दलित थे। अम्बेडकर जी को छोड़ दें, एक दो और को छोड़ दें, तो सारे वो लोग थे जो सवर्ण थे, लेकिन वो
जागे हुए लोग थे, वो देशभक्त थे, वो जानकार थे, वो ज्ञानवान थे। उन्हें मालूम था कि देश में जब तक मुख्य धारा से इन सबको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये देश बड़ा देश नहीं बन सकता है। हमारे ऊपर इतने हमले हुए, हम कभी नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? क्योंकि सबको अधिकार बराबर नहीं थे। ये बातें विवेकानंद जी ने भी कही हैं। विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी, शिकागो में दी थी, वो तो अलग थी ही। उसमें तो उन्होंने कहा था पहले कि हिंदू धर्म से ज्यादा उदार धर्म कोई है जिसमें सबको समाहित करने का, सबको साथ लेके चलने का। जो उन्होंने पहला ये कहा, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो इतनी तालियां बजी। क्यों बजी? क्योंकि उसमें वो मैसेज था वसुधैव कुटुंबकम वाला। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यूथ डे के रूप में आज हमारे देश का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा निराशा में है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा संघर्षरत है। ऐसे में विवेकानंद जी ने ये कहा था कि कोशिशें बराबर जारी रहनी चाहिए, नाकामियों के बावजूद। कामयाबी का इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। वही मंत्र मैं दोहरा के आप सब लोगों से कहता हूं कि अपनी कोशिशें जारी रखिए, और ये कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। चाहे नाकामी कितनी ही मिले, लेकिन कोशिशें जारी रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और एक बार फिर दीपक कबीर जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और हमारे अध्यक्ष जी को मैं इनके विजन की तारीफ करता हूं कि जो बात विवेकानंद जी ने तब कहा था वो आज उन्होंने अपने पीटीए के माध्यम से पूरे देश को संदेश देने की कष्ट किया। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि अभी अभी जब जानकारी दी उसके बाद भी आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दीपक कबीर जी को बहुत बधाई कि जो नेशनल यूथ डे के दिन न केवल हम सबको यहां पर इकट्ठा करते हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी को याद भी करते हैं। जहां हम सब लोग बैठ करके याद कर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो बातें रखी हैं कि पहले ही भाषण में जो उन्होंने बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश ने हमें सिखाया है कि टॉलरेंस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है। हमारा समाज, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है, वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अगर कोई भी धर्म का यहां आया, किसी भी विचार को लेकर आया, भारत के लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर उनके जीवन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, जहां आज ही की तारीख में उनका जन्म हुआ था 1863 में, परिवार, उनके भाई, और जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उनके जीवन को, जहां वो पढ़े, कलकत्ता से लेकर के और जो आसपास उनके लोग थे, और वहां की जो कलकत्ता के जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े वहां से इन्फ्लुएंस हुए। रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य बनकर के भारत का परिचय दुनिया में उन्होंने सबसे पहले दिया। इतना परिचय भारत का उस समय पर किसी और लीडर ने नहीं दिया होगा, किसी और स्वामी या संत गुरु ने नहीं दिया होगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। आज भी हम उनके जो कोट हैं, उनकी जो बातें हैं, वो न केवल हम लोगों को रास्ता दिखाती हैं, बल्कि प्रेरणा भी वहां से मिलती है। और आज के यूथ को जरूरी है उन बातों को समझना। जहां इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है,
जहां सरकारें कुछ चीजों को बार बार थोपने की कोशिश कर रही हैं, तब हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना, उन बातों पर चलना शायद सबसे बड़ी याद करने के लिए उनके रहेगी। यही श्रद्धांजलि होगी, उनको यही याद करने का मौका है जहां हम उनकी बातों को याद करें और उनको अमल करने का काम करें। मैं एक बार फिर दीपक कबीर जी को धन्यवाद देता हूं, उनके साथियों को, कि हर वर्ष इसी तरीके से आप यहां पर विवेकानंद जी को याद करते हैं और उनके कामों को, कोट्स को अपने कैलेंडर में शामिल करते हैं, जिससे कि लोग उनके बारे में जानें, लोगों तक बात पहुंचे। ये भी इनकी 3 दिन करेंगे। मैं इसके साथ साथ जो एक कार्यक्रम ये चलाना चाहते हैं, समाजवादी नागरिक सोशलिस्ट सोसाइटी फेस्टिवल, उसके लिए भी बधाई देता हूं। हम लोग बैठ करके कार्यक्रम तय कर लेंगे। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्यक्रम कर रही है, वहीं इस कार्यक्रम को भी कैसे शामिल किया जाए और कैसे हम अपनी विचारधारा को, अपने कार्यक्रमों को, अपनी सोच को जनता के बीच में ले जा सकें। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। कन्नौज में बनने से पहले ढाई गए काफी जो है लोग पिछले दिनों जो आपके सहयोगी दल है विद्यालय के, उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब है, संजय राव साहब है, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, क्या ये लग रहा है कि विद्यालय टूटा है? मैं कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश में नई संस्कृति शुरू हुई है जहां ठेके को आउटसोर्स और फिर आउटसोर्स और फिर बीजेपी के नेताओं का दबाव। तो जहां ठेकेदार अपना प्रॉफिट के लिए किन किन चीजों से कंप्रोमाइज कर रहा है और जिन मानकों को और जिस सेफ्टी के साथ हमें काम करना चाहिए, हम उस सेफ्टी भी मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन पे कार्य हुआ है और जो गिरा है, किसी न किसी बड़ी संस्था के स्ट्रक्चर इंजीनियर से पुनः जांच होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के निगरानी में ही आगे काम हो। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है जो क्वालिटी सीमेंट की, जो क्वालिटी सरिया की, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन का सवाल पूछा है, इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था,
कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। तो मिल्कीपुर के लिए क्या तैयारी है? मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कि कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की बटन की, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। सर, 5 मंत्रियों को लगाई गई है ड्यूटी वहां पर, अभी 5 मंत्री। अगर आप विभाग देखोगे उन मंत्रियों का, वो सब लूटने वाले लोग हैं, विभाग लूटे हैं। आप बताइए किस विभाग में नहीं आ रही हैं शिकायतें? किस विभाग में शिकायतें नहीं? 14 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा था, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मैं हमेशा गया हूं, और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है, वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तस्वीर लगा दी गई है सर वहाँ पे, अभी लोग सर एक सवाल है, लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, उसको लेकर के पीपी सिंह जो वहाँ के सीओ से दोहरा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोला परिवार ने। मुझे याद है ये घटना कुछ दिन पहले हुई है, और जब मुझे वो वीडियो मिला तो मैंने वीडियो शेयर भी किया था। एक पुलिस अधिकारी इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। ये वही जिला है जिस जिले में एक विधायक जी को ठोका गया था, और किसने पीटा था? ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्य के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है, और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मिल्कीपुर में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट पे वोटर्स को रोका गया तो उसके लिए क्या तैयारी है?
ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। तो सर, क्या मुट्ठी बांधने वाला जो आपकी घोषणा थी, इसका सही समय आ गया? क्यों विवेकानंद जी जयंती के दिन भी आज आप इधर उधर जा घूम रहे हो? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, आप भी उनकी अच्छी बातों को माने, हम लोग भी उनकी अच्छी बातों को माने। और जो धर्म का रास्ता उन्होंने दिखाया, जो समय समय पर दुनिया में उन्होंने जिस बात को रखा, पहली बार भारत का और हमारे हेरिटेज का, हमारी रिचुअल्स का, हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का जो प्रचार उन्होंने किया, शायद वैसा कोई नहीं कर पाया। वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारी आपका परिचय देने वाले स्वामी विवेकानंद जी को आज हम लोग याद करते हैं, जो उन्होंने धर्म का रास्ता बताया कि जो हमारा भारत ये है कि सबको एक्सेप्ट करता है और टॉलरेंस है उनके अंदर, हमारे लोगों के अंदर। लेकिन आज के लोगों को देखें, टॉलरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं उनके अंदर, और एक्सेप्टेंस तो भूल जाइए, किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर कहीं कमी भी है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों का। अब नहीं हाँ, एक प्रतिनिधिमंडल संभल 30 तारीख को गया। वहां हम लोगों ने तथ्यों को पता लगाया, जानकारी प्राप्त की। एक मुकदमा 19/11/24 को न्यायालय में दाखिल हुआ, जामा मस्जिद, शाही मस्जिद के सर्वे के संदर्भ में। जुडिशियल अफसर ने उसी दिन सर्वे करने का आदेश दे दिया और उस आदेश को लेकर डीएम, एसपी या जो भी अधिकारी रहे सब जामा मस्जिद में गए। वहां हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के प्रतिनिधिगण, सारे लोगों ने मिलकर जामा मस्जिद का पूरा सर्वे कराया और सर्वे में किसी प्रकार का कोई न उपद्रव हुआ, न कोई तनाव हुआ, कोई बात नहीं। सर्वे करके इन्हें 29 तारीख तक इन्हें रिपोर्ट देनी थी। फिर ये वापस चले गए। 24 तारीख को फिर ये आए और पुनः सर्वे करने की बात के बारे में। पहले बात तो इन्होंने वहां उसके जो वो थे, एक तरह से मुतवल्ली कह लीजिए, चाहे उसके पेश इमाम कह लीजिए, सारे मौलवी और हमारे पार्टी के लोगों से बात करके सर्वे किया। उस दिन इन्होंने किसी को बुलाया नहीं, सीधे चले आए। बल्कि भाजपा के उद्दंड लोग, कुछ उद्दंड कार्यकर्ता नारा लगाते उस मस्जिद में गए। वहां इसी को लेकर के थोड़ा गतिरोध हुआ और उसके बाद बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई जब एक बार सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे उन्होंने कहा दिया था सर्वे पूरा हो गया, तो दोबारा सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जानबूझकर सुनियोजित ढंग से उन्हें इस तरह का उत्पात कराना था और दंगा का रूप पहला प्रकट करना था। इसलिए उन्होंने फिर 24 तारीख को सर्वे के लिए वहां गए। जब वहां हम लोगों ने पूछा वहां के अधिकारियों से कि क्यों गए 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट देनी थी, आगे कुछ हमें बाकी रह गया था, उसे हम जानने के लिए गए। तो जानने के लिए गए तो अकेले जाना चाहिए, एसपी को ले जाना चाहिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग गए, वहां ऐसे नारा लगा रहे थे जिससे उत्तेजना पैदा हो गई। बाहर धीरे धीरे इसको लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़ा और न ही कोई चेतावनी दी, न लाठीचार्ज किया, सीधे फायरिंग होने लगी। उसमें 5 लोग मारे गए। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है। और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहां 4-5 लोग मारे गए,
हम लोग गए थे, सबसे मिले भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मृत, जिसके घर मृत्यु हुई थी, जो लड़के मारे गए थे, उनके लिए 5-5 लाख रुपया दिया था। हम लोगों ने उनको 5-5 लाख रुपया दिया। इसके साथ ही वहां फिर डीएम एसपी भी आ गए थे। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। वहां बात आई कि भाई आपने जब कोई चेतावनी नहीं दी, कोई लाठीचार्ज नहीं किया, फिर गोली, तो उन्होंने कहा गोली हमारी नहीं है, ये गोली बाहर से है, इन लोगों ने एक दूसरे पर चलाया, जो सर्वथा असत्य है। और ये कहना कि पुलिस जो है अपने गोली, अपने लाइसेंसी या जो उनके पास हथियार थे उससे नहीं चलाया। तो पुलिस हमेशा जब कभी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो गैर लाइसेंसी हथियार ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हथियार रहता कहाँ है, तो जो कुछ पकड़े जाते हैं कट्टा या गैर लाइसेंसी हथियार, उनके माल गोदाम में रखे जाते हैं, जिसका चार्ज वहां के दीवान या मुंशी को रहता है। जब कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसको खोल करके वो उसमें से निकाल लेते हैं और ले जाते हैं। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि ये जो फायरिंग हुई है ये लोगों की आपसी है, ये पुलिस की फायरिंग है, पुलिस की फायरिंग से लोग मारे गए हैं। हम लोग इस घटना को जानने के लिए कई बार वहां जाना चाहते थे, मुझे भी 2 बार रोका गया। अभी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, मैं दिल्ली गया, तो पहले जाने के पहले मेरे घर पर फिर ये प्रेस लोग आए। उन्होंने कहा आप जाने नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा भाई इसे क्यों नहीं पाएंगे। फिर दिल्ली में भी कहा गया नहीं जाने पाएंगे, लेकिन डीएम ने हमको टेलीफोन किया था और कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग गए, वहां सारे लोगों से मिले, अपने पार्टी के जो हमारे बर्ग साहब थे उनके घर भी हम लोग गए, फिर नवाब साहब के गए। प्रत्येक जो मारे गए परिवार के लोग थे उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। सबसे ज्यादा ज्यादती वहां पुलिस आज कर रही। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। वहां इस पर भी विरोध प्रकट किया गया कि आपने चौकी क्यों, कैसे बना रहे हैं। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये शाही मस्जिद के अंतर्गत आता है या एएसआई के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती वो चौकी बना रहे थे। साथ ही साथ वहां जो एफआईआर हुआ, इन्होंने तो अपना एफआईआर दर्ज किया और जो लोग मारे गए उनके तरफ से कोई एफआईआर पुलिस के खिलाफ या किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया। इस तरह से एक सुनियोजित घटना थी और इस सुनियोजित घटना से पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो समरसता थी उसको समाप्त करने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के रहे। डेलीगेशन में जो सबसे पहले हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिव चरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना,
बड़ी संख्या में जिन पर निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। अन्याय तो हम लोग आप लोग जानते ही हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के तो अब तो चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्हीं के अपने लोग भ्रष्टाचार के किस सीमा तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बात तो पत्रकार साथी ज्यादा समझते होंगे, या राजनीति को जो समझते होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि कौन किस पे आरोप लगवा रहा है भ्रष्टाचार के। लखनऊ वाले दिल्ली पर और दिल्ली वाले लखनऊ पर लगवा रहे हैं। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। इन दोनों में कभी एक पड़ला ऊपर हो जाता है
तो कभी दूसरा। इसी डिसबैलेंस को छुपाने के लिए संभल जैसी साजिश की गई है। और जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर, मिल्कीपुर क्यों नहीं। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आगरा में भी एक एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम किया। और आगरा में जब जानकारी लोगों को हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे जब बात ये उठाई, तो न केवल वो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को रोका गया, बल्कि जो तोड़ना चाहता था उसके पीछे टीम लगा करके भेज दिया गया है। सुनने में आया वो आगरा से फरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि विक्रमादित्य और कालिदास के आसपास ही कहीं वो है। जो सोचिए, एएसआई की प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को तोड़ रहा था ठेकेदार, वो अधिकारियों से मिलकर के कोई कारोबार बड़ा करना चाहता था, वही वहां से फरार है। लेकिन यही विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग के आसपास कहीं छिपा हुआ है। आप में से बेहतर जानते होंगे वो कहां छिपा होगा। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु, संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे, और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। ये जो झगड़ा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस सरकार ने करप्शन की सब सीमाएं तोड़ दी। इतना करप्शन कभी सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। और करप्शन को छिपाने के लिए जान ले सकते हैं ये लोग। ये इतने हृदयहीन हैं कि जान पर राजनीति करते हैं। ये हृदयहीन दल है। बरेली का लेखपाल, जिसका एक शरीर का हिस्सा मिल गया, एक शरीर का हिस्सा मिला ही नहीं अभी तक। सोचिए आप, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, और तमाम लोग उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। हत्या हो गई। और लखनऊ में तो अब तो भ्रष्टाचार की आम चर्चाएं हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हर विभाग में रेट तय हो गया है। अभी तो एक विभाग की सूची कही जा रही है, और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पे अगर आरोप या चर्चा की जाए भ्रष्टाचार की तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। अभी उनसे किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल किया तो वो श्लोक सुना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग, जानकारी कर लीजिए किस हालत में है। इतना स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं
बर्बाद हुआ होगा। दवाई इलाज से लेकर के सब में भ्रष्टाचार, ये तमाम अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसी तरह की घटना करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सावधान रह करके इनके साथ मुकाबला भी करना है और हमारी मांग है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो जब कभी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे इसकी पुनः जांच कर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे गाजीपुर में गंगा किन्नर की जो हत्या हुई है और जीरो टॉलरेंस का जो नारा देते थे, आप लोगों पे भी इतना दबाव है, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी घटनाएं सुनने को मिलती और देखने को मिलती हैं। इनके लोग तो इतने दबंग हैं कि थाने में रिवॉल्वर लेकर के पहुंच जा रहे हैं, वो भी कहां, जहां मंत्रीगण आसपास रहते हैं वहां। और अधिकारी तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने डेलीगेशन में जितने भी लीडर्स गए उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो गए वहां पर, उनका दुख दर्द सुने। हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है, हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब कभी भी समाजवादी को मौका मिलेगा हम उनको न्याय दिलाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, ये जो बीजेपी के विधायक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 50,000 गाय पर डे कट रही है, पर डे बता रहे हैं 50,000 विधायक बता रहे हैं कि पर डे कट रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, अधिकारी उसका पैसा खा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या है? दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया आरोप लगा करके। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। सर, मिल्कीपुर को लेकर सवाल है, जो बाई इलेक्शन आपने देखा है 9 सीटों पर, उसके बाद मिल्कीपुर में आज सभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी समाजवादी पार्टी? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं और साथ ही साथ, क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। अखिलेश जी, संभल में अब तक 54 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें कोई लीगल एड प्रोवाइड करेगी? उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। अभी आपने फेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की, उसके तहत सर्वे नहीं हो सकता। सरकार ये कह रही कि जो सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश से कम। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहां का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं।
और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ, तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें? और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ओएसडी के भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या कहेंगे? किसके? ओएसडी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कौन सा भ्रष्टाचार? पल्लवी पटेल ने इस पे कॉन्फ्रेंस की थी कि वैसे हमारे पत्रकार जो बहन है केवल लखनऊ के बारे में जानती हैं। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। नहीं, अभी दूसरा पूछ रहा हूं, मैं दूसरा पूछ रहा हूं। आज टाई लगा के आए एक पत्रकार। 2022 के बाद अब आ रहा हूं। मैंने कहा है कि नए साल पे गुस्सा नहीं करना है। हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रहे हैं? और मैं आपसे कह रहा हूं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का दोनों का मिला लें अगर हम, यहां से बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे यहां नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे उस पर। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं? 250 लोग नौकरी पा रहे हैं, एक दो कोचिंग की है उसी इंस्टीट्यूशन से। सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी? पता करिए आप। और फिर एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता वो जानते नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। आप चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्या हालत है आज। और फिर जो गोरखपुर लिंक था उसके बारे में दावा था कि 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आज हम 2025 में हैं। जब 2024 में हम लोग उसकी कीमत देखते थे तो वो 6000 करोड़ की थी सड़क, 91 किलोमीटर्स। और आज जब 2025 में उस सड़क के बारे में जानकारी करते हैं तो वही 91 किलोमीटर 7000 करोड़ की हो गई। सोचिए आप, ये गोरख धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? तो ये तो है ही भ्रष्टाचार जो हो रहा है। जो गोरखपुर लिंक में हो रहा है भ्रष्टाचार, उसके बारे में भी आप जानकारी कर लेना। वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी पे जो है पिधुड़ी ने जो है कहा है, मैं जानता हूं, मेरे बगल में बैठे थे जब वो हमारे साथ थे। आज तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप सब प्रेस के लोग जानते होंगे। अरे प्रियंका गांधी पे जो उसने याद है विधायक ने, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ऐसा नेता कि आप ध्यान हटा दें मुद्दे से। देखिए, पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो।
पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी बड़ी बड़ी, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां है इन्वेस्टमेंट? अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके आएगा कि उनके आएगा? और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहाँ के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं। और बात आगे तक जाएगी तो सुनने में आया है कि मिलने मिलाने का व्यवहार का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो वो दूसरे कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। अगर वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो उनकी तस्वीरें होर्डिंग से हटा दी जा रही हैं। जरा गौर से देखिएगा। तो जो लोग किसान को आय दोगुनी नहीं दे पा रहे वो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मुख्य जो सवाल है, बुनियादी सवाल है, उनसे ध्यान हट जाए। तो कैसा देना चाहिए था क्या? सपा ने उनके दरवाजे बंद कर दिए। अपॉइंटमेंट में अब गैर शैक्षणिक बैकग्राउंड वालों को भी यूनिवर्सिटी के वीसी को बनाया। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए बस। सब ये नियम बकवास है। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ, फिर उसी मंच से कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, फिर 80 करोड़ की जनसंख्या कम क्यों नहीं हुई? ये आपका सवाल एकदम ठीक है। इसी बात को तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। आखिरकार आपकी गरीबी मानने का मानक क्या है? आप गरीब किसको मान रहे हैं? क्या कोई मानक है आपके पास जिससे गरीबी का आप आकलन कर सकेंगे कि ये गरीब है? यहां तो हम सब गरीब बैठे लोग हैं। इस पे कानूनी राय ली भी जा रही है और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और उसी का परिणाम यह है कि फर्दर सर्वे रुक गए हैं। वो आपकी जानकारी में होगा। तो फर्दर सर्वे नहीं हो सकता। हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आपके छात्रों ने अभी आंदोलन किया, 250 रुपए फीस मायावती जी के में आपके समय थी बैक पेपर की, आज 750 रुपए एलएलबी की बैक पेपर की फीस हो गई है। वहाँ गरीब छात्र तिल तिल के तड़प तड़प के मर रहा है और कह रहा है कि शिक्षा को दूर कर रहे हैं, शिक्षा को दूर कर रहे हैं गरीबों से। इस पे कब आपकी साइकिल चलेगी, कब आपका आंदोलन होगा, ये पूछने का। मैं आपसे और आपके माध्यम से तमाम छात्र नौजवानों से कहूंगा कि खूब साइकिल चलाएं। अगले चुनाव में इन सब चीजों पर विचार होगा और सुधार होगा। इसलिए करा जा रहा है कि आप लोग गुलाम रहे उनके, हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। वो बात मैं कह चुका हूँ। वो ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है। मौसम ठीक होने दो। उनको हटाए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रिय हैं सरकार के और सरकार उनसे गैर कानूनी काम करवा रही है। इसलिए मैंने कई प्रेस में कहा
कि वहां जो अधिकारी हैं उन पे कोई बहुत बड़ा दबाव है, जिसके कारण उनसे ये गलत काम कराए जा रहे हैं। इसमें से एक अधिकारी थे, जो अधिकारी आजकल संबल में और उधर ही पोस्टेड हैं। जब वो आगरा में पोस्टेड थे तो उन पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आप पत्रकार हैं, आप वहां पत्रकार मित्रों से जानकारी कर लेना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगा था। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि उन पर दबाव बना करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल है। आशीष पटेल ने बलबीर पटेल को धना मास्टर कहा और कहा कि जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना। मैं आपके इस सवाल का तब जवाब दूंगा जब ये बता दो कि दिल्ली से कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है और किसको चला रहा है। नहीं, दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है, ये बता दो हमें, तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है। सर, अभी दलित परिवार को आपने कहा कि मकान, आप नए पत्रकार हो, ये सब पत्रकार नाराज हो रहे हैं आपसे। जो आपने मकान बनवाने की बात करी है, आपका सरकार विभाजित है कि फिर से मकान उसको दिया जाएगा दलित को, तो ये जो आपने इससे सरकार भयभीत है और पीडीए मजबूत हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन विरोध क्यों नहीं करता मशीन का, जब बेईमानी हो रही है? पूरा एक इंडिया गठबंधन। आज चुनाव डिक्लेयर हो रहा है, तारीख आ जाने दो अभी।